ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने मिडलवेयर्स कंप्लीट हो गए थे। मतलब हमारा जो बैकएंड है, एक बेसिक बैकएंड कैसे बनाते हैं, बैकएंड की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, वो सब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, मिडलवेयर्स, कुकीज़, सेशंस क्या होते हैं, जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं डाटाबेसेस। अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है बैकएंड की। ठीक है, अभी सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ी है बैकएंड की कि भाई कि बैकएंड कैसे बनता है, कैसे काम करता है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी हम एक्चुअल में क्रिएट बैकएंड करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब तुम सच में देखोगे कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, साइन अप, साइन इन, वो सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। बट उन चीज़ों को उन चीज़ों को बनाने के लिए सब सेम चीज़ वही यूज़ होती हैं जो हमने अभी तक सीखा है कि राउटिंग कैसे करते हैं, एक सर्वर कैसे बैकएंड में क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को कैसे हैंडल करते हैं, मिडलवेयर्स कैसे बनाते हैं, या फिर सेशंस क्या होते हैं, जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू डाटाबेसेस के ऊपर कि भाई डाटाबेसेस क्या होते हैं, और हम पढ़ेंगे डाटाबेसेस काम कैसे करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि अभी तो मैं अपनी स्क्रीन, तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डाटाबेसेस। ठीक है, तो अब हमको पता है कि एक यहाँ पे क्लाइंट है, मतलब फ्रंट एंड है। यहाँ पे फिर एक रिक्वेस्ट जाती है फ्रंट एंड से लॉगिन के लिए, वो जाती है सर्वर पे। ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उस रिक्वेस्ट को करता है, और ये रिस्पॉन्स सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि ये एक लॉगिन रिक्वेस्ट है। लॉगिन मतलब कि मैं किसी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर में फिर समझो कि मैं फेसबुक पे हूँ यहाँ पे, और फेसबुक पे मुझे लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ से पहले एक लॉगिन रिक्वेस्ट भेजूंगा विद माई पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, वो सर्वर पे हम जाएंगे, सर्वर पे वो चीज़ रिक्वेस्ट को देखेगा कि इसके अंदर पासवर्ड और ईमेल क्या है, फिर वो चेक करेगा कि क्या ये पासवर्ड और ईमेल, ये जो ईमेल है, क्या पहले वो रजिस्टर है हमारे 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 बैकएंड में। तो वो कहाँ से होगा, जो हमारा ईमेल है जो हम सेव करेंगे वो कहाँ होगा, वो होगा एक डाटाबेस के अंदर, एक डाटाबेस के अंदर। मतलब डाटाबेस ऐसा होता है। ठीक है, डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस मतलब कि भाई डाटा स्टोर करने के लिए एक कोई सा भी टूल, डाटा स्टोर करने के लिए एक टूल, डाटा स्टोर करने के लिए एक टूल। ठीक है, तो अब सर्वर फेच करेगा यहाँ से, फेच सर्वर एक क्वायरी क्वायरी चलाएगा। तो बेसिकली हम अपने डाटाबेसेस से बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वायरीज, कि भाई डाटाबेस, ये ईमेल है, क्या ये ईमेल तुम्हारे अंदर है, क्या ये ईमेल प्रेजेंट है डाटाबेस में, चेक करेगा। अगर नहीं है तो हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे कि भाई अभी आप हमारे फेसबुक पे साइन अप नहीं हो, मतलब आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करा, पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि आपका जो वो ईमेल है, मतलब अब आप अभी तक रजिस्टर्ड यूजर्स नहीं हो। ठीक है, अगर ईमेल है, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे क्या पासवर्ड जो कि यूजर ने डाला हुआ है, क्या जो पासवर्ड इसने यहाँ पे डाला है जब लॉगिन करते टाइम, क्या वो पासवर्ड मैच हो रहा है जब इसने अपनी प्रोफाइल बनाई थी। हम एक पासवर्ड डालते हैं ना कि साइन अप करते टाइम की, जैसे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में, मतलब सिंपल बेसिक टाइम्स पे, कि जैसे जैसे कोड रेल वेबसाइट है, यहाँ पे अपने सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाते हो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे साइन अप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे, फिर जाके हम साइन अप पे यहाँ पे अपने लॉगिन करते हैं ईमेल और पासवर्ड से। इन द सिमिलर वे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या पासवर्ड की कि यहाँ पे साइन अप करते टाइम जो पासवर्ड यहाँ पे है, क्या वही पासवर्ड स्टोर है डाटाबेस के अंदर उस पर्टिकुलर यूजर का जिसका ईमेल है। तो पहले हम ईमेल देखेंगे कि भाई ईमेल है कि नहीं है, हाँ ईमेल है। फिर हम देखेंगे कि क्या पासवर्ड उस ईमेल पे जो भी पासवर्ड सेव है, क्या ये वही पासवर्ड है जो जिसके द्वारा अ, जिसका यूज करके क्लाइंट लॉगिन होना चाह रहा है फेसबुक के अंदर। अगर वो पासवर्ड है तो हम इसको लॉगिन कर देंगे। तो
अगर अगर वो पासवर्ड सेम है तो हम इसको लॉगिन कर देंगे, ठीक है, हम इसको लॉगिन कर देंगे। अगर वो पासवर्ड सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि भैया पासवर्ड इज रॉन्ग, पासवर्ड इज रॉन्ग। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये ईमेल की और ये पासवर्ड की, ये सब कहाँ सेव है? ये सब हमारे सेव है डाटाबेस के अंदर। ये सब हमारे कहाँ सेव है? डाटाबेस के अंदर। तो हमें सर्वर के साथ साथ डाटाबेस भी ज़रूरी होता है हमें अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो जैसे, तो सिंपल मतलब बेसिक बेसिक मीनिंग ये है कि एक क्लाइंट, एक फ्रंट एंड है, क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट मारी सर्वर पे, सर्वर पे लॉगिन की रिक्वेस्ट मारी उसने, लॉगिन की रिक्वेस्ट मारी। अब वो चेक करेगा डाटाबेस से, डाटाबेस यहाँ पे एक और ऐसा मान लो जो कि है डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? बस जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है। वो रिक्वेस्ट मारेगा यहाँ पे कि जो डाटा, जो ईमेल है या पासवर्ड है, क्या वो इस डाटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या सेव है वो डाटाबेस। अगर सेव है तो हम इसको यहाँ से वो लाएगा डाटा, वो कहेगा कि हाँ सेव है मेरे अंदर, चेक करेगा और इसको हम लॉगिन कर देंगे, लॉगिन रिस्पॉन्स। तो जो भी रिस्पॉन्स हुआ कि या तो आपका पासवर्ड गलत है या फिर आपका, आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आपने अकाउंट क्रिएट करा, यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड डाला। अब बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, मैं उसको सेव कर रहा हूँ डाटाबेस के अंदर, ठीक है। मेरे पास एक डाटाबेस है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं उस डाटा को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब साइन इन के टाइम आप क्या करते हो, अपना ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, ठीक है। फिर वो जाती है रिक्वेस्ट बैकएंड के पास, वो चेक करता है डाटाबेस से कि क्या ये प्रेजेंट है। अच्छा ये प्रेजेंट है तो क्या जो पासवर्ड मैंने यहाँ डाला है, क्या वो पासवर्ड मैच हो रहा है उस पासवर्ड से जो कि आपने साइन अप करते टाइम क्रिएट करा था? नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दिखा दो कि रॉन्ग पासवर्ड। जैसे मैं दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पर मैं कुछ डालूंगा, मैं करूँगा साइन अप, तो यहाँ पे भी ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे दिखा देगा रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो सेम चीज़ ये वही है कि ऐसे वर्क करता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास एक डाटाबेस, ठीक है। हमने देख लिया है कि हम बैकएंड कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करेंगे। अब हम देखेंगे बैकएंड को कैसे, बैकएंड में हम डाटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डाटा स्टोर करेंगे इसके अंदर, कैसे उससे पूछेंगे कि क्या क्या डाटा, जो डाटा सेव है कि वो जो ईमेल है वो क्या आपके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब डाटाबेस में सेव है कि नहीं है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया रॉन्ग पासवर्ड। तो मतलब एक बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जा रही है, उसमें वो कह रहा है कि यार आपका ईमेल जो आपने, मतलब जो आपने ईमेल है वो तो सही है, आपका अकाउंट तो क्रिएट है, लेकिन जो पासवर्ड डाले यहाँ पे वो गलत है, ठीक है। तो ये फिनोमिना ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो डाटाबेस हम शुरू कर रहे हैं। Database is an organized collection of data that is stored. It allows for efficient storage, retrieval, management of data, enabling users to perform various operations like querying, updating, and deleting data. ठीक है, सिंपल टर्म्स में वही है कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटाबेस। तो अब डाटाबेस हमारे पास प्रेजेंट है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउज फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो स्टोर कर रहे हैं डाटा, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, इसके अंदर रिट्रीव कर रहे हैं। भाई जो हमने स्टोर करा है उसको हम रिट्रीव तो करेंगे कि भाई हम जो हमने स्टोर करा डाटा उसको हम रिट्रीव भी करेंगे, ठीक है। और क्या हो रहा है, एफिशिएंट एंड एनेबलिंग यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक क्वायरिंग, अपडेट। तो क्वायरिंग मतलब वही, अब हम सीखेंगे कि हम सर्वर बनाएंगे, अपना बैक एंड में सर्वर बनाएंगे, उस वहाँ पे हम ऐसी क्वायरीज लिखेंगे जो कि इस पर्टिकुलर डाटाबेस से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो वो कैसे करेगा, वो करेगा थ्रू क्वायरीज, थ्रू
क्वायरीज, थ्रू क्वायरीज, ठीक है। अब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस, ठीक है, जो कि अभी हम सीखेंगे, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ठीक है। बस अभी समझो कि डाटाबेस क्या होता है। तो अपने अपने डाटाबेसिस के अपने अपने अलग अलग सिंटैक्स होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, कि भाई सर्वर से बातचीत करनी है, क्या बातचीत करनी है, डाटा को स्टोर करना है, डाटा को रिट्रीव करना है, डाटा को अपडेट करना है, ठीक है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग वी डू दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ क्वायरीज। मतलब हम अपने सर्वर पर कुछ क्वायरीज लिखेंगे कि भाई मेरा जो भी मेरा डाटाबेस है, डाटाबेस एक काम करो, इस पर्सन का, एक ऐसा पर्सन जिसका ईमेल कुछ ये है, उसका पासवर्ड अब अपडेट कर दो। तो ये क्या हुई, ये क्वायरी हुई जो कि तुम अपने बैकएंड को डाटाबेस को भेज रहे हो, और फिर वो करके दे देगा, मतलब करके दे देगा। तो रिस्पॉन्स में क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा कि भाई हाँ ठीक है, येस इट हैज बीन अपडेटेड, ठीक है। तो ऐसे हम बातचीत करते हैं। और क्या हो सकता है, स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, और क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है, हमें कोई पर्टिकुलर डिलीट करना है। तो 4 चीज हम कर सकते हैं। फर्स्ट चीज स्टोर कर सकते हैं, सेकंड चीज डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, थर्ड चीज अपडेट कर सकते हैं, और फोर्थ चीज डाटा को डिलीट कर सकते हैं। बस यही हम 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम अपने उसमें कर सकते हैं। अब बहुत टाइप की क्वायरीज होती हैं। क्वायरीज मतलब वही इससे बातचीत करते हैं, मतलब बहुत टाइप की होती हैं कि भाई फिल्टर वाली क्वायरीज होती हैं। फिल्टर वाली मतलब कि भाई मेरे को सिर्फ उन्हीं का डाटा चाहिए जिनकी एज 20 से बड़ी है, 20 से बड़ी है और 25 से कम है, ठीक है। तो मेरे को डाटा तो एक टाइप का कौन सा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है रिट्रीवल का, डाटा रिट्रीवल का, ठीक है। तो मतलब अब ये फिल्टर्स होते हैं, बट बेसिक ऑपरेशंस 4 ही हैं। डाटा को सेव करना, डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को डिलीट करना, और डाटा को अपडेट करना, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम बना हुआ है कि भाई ये क्लाइंट है, मतलब फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है, एक डेस्कटॉप हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सर्वर है हमारा, जो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा डाटाबेस है, डाटा स्टोरेज, ठीक है। अब डाटाबेस भी मोर देन 1 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डाटाबेस एक है। तो अब इमेजिन करो कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, व्हाट्सएप हो गई, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम रोज मिलियंस ऑफ रील्स अपलोड करते हैं। हम आप जब बातचीत करते हो अपने फ्रेंड से, तो आप रोज 100 डीएम्स भेजते हो अपने फ्रेंड को। वो सब कहाँ स्टोर हो रहे हैं, वो सब डाटाबेस में स्टोर हो रहे हैं। तो डाटाबेस की भी एक लिमिट है, इसलिए वी कैन हैंडल मोर देन 1 डाटाबेसेस, ठीक है। तो डाटाबेसेस भी मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज डाटा, ठीक है। अब हम सीखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ डाटाबेस। अभी तो कोई डाउट इस बात को समझने में कि डाटाबेस क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो हम सीखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा। चलो सीखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेसेस। डाटा, पहली चीज क्या है? पहली चीज डाटा ये है, द एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द ऑर्गेनाइज इन अ स्ट्रक्चर वे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स, तो एक ही डाटाबेस है हमारे पास, डाटाबेस है। पहली चीज क्या है इसमें? डाटा, कि भाई डाटा तो स्टोर होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनाइज इन स्ट्रक्चर्ड वे। हम देखेंगे इसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड में मतलब कि भाई एक स्ट्रक्चर में डाटा हमारा स्टोर होना चाहिए, बट इसको हम और डीपली देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरी चीज क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद दैट डाटाबेस। इट हैंडल्स डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल्स, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक नाइस अच्छा पॉइंट है कि बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, कि भाई व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज डीबीएमएस। ये पूरा एक सब्जेक्ट भी है जो कि आप पढ़ोगे अपने बीटेक के अंदर, शायद 5th या 6th सेम में पढ़ोगे डीबीएमएस करके। तो डीबीएमएस क्या है? इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एक जीयूआई टाइप मान सकते हो या फिर थ्रू टर्मिनल मान सकते हो। बस एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस,
क्या है ये? सिंपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डाटाबेस को मैनेज करता है। मतलब, अब इसका मतलब क्या है? देखो यार, एक चीज़ तो ये होती है कि हम सर्वर बनाएं और सर्वर से हम सारी क्वायरीज को रिक्वेस्ट हैंडल करें, ठीक है, कि भाई अपडेट हो रही है, डिलीट हो रही है, वो सब हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट इफ मेरे को अपने डाटाबेस को जब देखना होगा, जब मेरे अपने डाटाबेस को मैन्युअली हैंडल करना होगा, तो वो कैसे होगा? वो होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो अब जैसे मैं दिखाऊं अपना मोंगो डीबी कंपास, ठीक है। मैं डाटाबेस कौन सी यूज कर रहा हूँ? मैं यूज करता हूँ मोंगो डीबी। अभी हम सीखेंगे मोंगो डीबी क्या है डाटाबेस। बट एक चीज तुम ये देखोगे कि, ठीक है, जैसे ये यूजर्स का डाटाबेस है, ठीक है। तो ये मेरे डाटाबेस का नाम है एलएमएस करके, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि ये डाटाबेस है, ठीक है, सारे डाटा स्टोर है, ठीक है, सबकी डाटा स्टोर है, ठीक है। मतलब जो भी डाटा स्टोर है वो मेरे को दिख पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी फीडबैक सा दिख पा, जो तुम लोगों ने फीडबैक भरे थे वो दिख पा रहा है मेरे को। जहाँ पे जो भी मैं वीक्स क्रिएट करता हूँ वो सारे दिख पा रहे हैं मेरे को। तो ये क्या है? ये जो मैं एप्लीकेशन खोल रखा है, डाटाबेस स्टोरेज मैनेजमेंट है, कि भाई यहाँ से मैं अपने डाटा को देख सकता हूँ, ठीक है। अपने डाटा को देख सकता हूँ कि क्या डाटा सेव हुआ है मेरे उसमें, कौन मतलब सर्वर से उसमें क्या डाटा सेव हुआ है, क्या उसमें ऑपरेशन हुए हैं। तो मैं यहाँ से मैन्युअली भी डाटा को हैंडल कर सकता हूँ। जैसे अपडेट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ऐड डाटा का ऑप्शन है, तो मैं मैन्युअली भी अपडेट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या है? ये एक चीज़ एक डीबीएमएस है जो कि हमें जीयूआई प्रोवाइड, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, किसी का भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि एक यूआई प्रोवाइड करवाना किसी भी डाटा की। तो डाटाबेस तो हमारा है ही, ठीक है। डाटाबेस तो मोंगोडीबी डाटाबेस यूज कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरा डाटाबेस स्टोर है, जहाँ पे मेरा डाटा स्टोर है। बट उसको मतलब वो कैसे शो होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, मतलब वीक्स हैं, यूजर्स हैं, उनके उनके फील्ड्स क्या हैं और सब चीज़ें क्या हैं, वो सब मुझे कैसे शो होंगी? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट आई विल यूज। तो इट इज लाइक अ जीयूआई फॉर योर डाटाबेसेस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। अब हर बार तो जरूरी नहीं ना कि आप अपने सर्वर से इंटरेक्ट करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अपने सर्वर से इंटरेक्ट करो, ठीक है। एज अ एडमिन, जैसे मैं एडमिन हूँ, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सर्वर को रन करूंगा और फिर मैं उससे इंटरेक्ट करूंगा, नहीं ना। तो इसी वजह से दी सॉफ्टवेयर्स आर बिल्ट टू हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेसेस, ठीक है। स्कीमा, द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस डिफाइनिंग हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ रिलेशंस बिटवीन डाटा आर मैनेज। स्कीमा क्या होता है? एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्कीमा। देखो, यहाँ पे कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इमेजिन करो कि भाई मेरे पास एक डाटा आ रहा है जिसमें है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। मुझे इस डाटाबेस को स्ट्रक्चर करना होगा, मतलब मेरे को डिफाइन करना होगा अपना डाटाबेस का स्कीमा, कि भाई जो भी डाटा मेरे पास आएगा ना, उसमें एक ईमेल होगा और उसमें एक पासवर्ड होगा। तो मैं कैसे करूंगा? ईमेल बनाऊंगा एक फील्ड ईमेल का, और एक फील्ड बनाऊंगा मैं पासवर्ड का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मैंने स्कीमा क्रिएट करा है अपने बैकएंड में ही। डाटा आने से पहले मैंने अपने बैकएंड में स्कीमा क्रिएट करा है कि भाई जो डाटा मेरे पास आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, कि हाँ, एक ईमेल होगा और एक पासवर्ड होगा। तो जो भी मेरे पास ईमेल आएगा मैं उसमें ईमेल में सेव कर दूंगा, जो भी मेरे पास ईमेल आएगा, और जो भी मेरा पासवर्ड होगा मैं उसको यहाँ पे पासवर्ड में सेव कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमें एक स्कीमा बनाना पड़ रहा है कि भाई जो भी हम डाटा ला रहे हैं, जो भी डाटा आ रहा है, ठीक है, उसका हमें बैकएंड में एक स्कीमा बनाना पड़ता है कि भाई ये जो डाटा है, जो भी हमारे फ्रंट एंड से आएगा, उसमें एक ईमेल होगा, उसमें एक पासवर्ड होगा। या कि अब इमेजिन करो कि मुझे कोई यूजर का डाटा आ रहा है मेरे पास फ्रंट एंड से, ठीक है। मेरे पास यूजर का डाटा आ रहा है फ्रंट एंड से, जिसमें यूजर का एज मान लो, डीओबी मान लो, ठीक है, ईमेल मान लो, और नेम मान लो, नेम। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस डायरेक्टली जाके इसको सेव कर दूंगा डाटाबेस के अंदर, नहीं।
डाटाबेस को तुमको बताना पड़ेगा कि भैया, तुम्हें डाटाबेस को बताना पड़ेगा कि जो भी डाटा आ रहा है, कि वो एज एज है, वो डीओबी है, वो ईमेल है, वो नेम है, उसको नहीं पता है। इसलिए हमेशा डाटाबेस के अंदर हमें एक स्कीमा बनाना पड़ता है, हमें एक स्कीमा बनाना पड़ता है, स्कीमा बनाना पड़ता है। उस स्कीमा में क्या डिफाइन करेंगे कि भाई जो भी डाटा आएगा उसके अंदर एक एज होनी चाहिए, उसके अंदर एक डीओबी होनी चाहिए, जो भी डाटा आएगा उसके अंदर ईमेल होना चाहिए और नेम होना चाहिए। तो अब जो भी डाटा आएगा ना, वो डाटाबेस दिखेगा कि अच्छा एज आ रही है तो मैं एज को डाल दूंगा एज के अंदर, अच्छा डीओबी आ रही है तो डीओ डाल दूंगा डीओबी के अंदर, ईमेल आ रहा है ईमेल डाल दूंगा ईमेल के अंदर, और नेम आ रहा है तो मैं नेम को डाल दूंगा नेम के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक स्कीमा क्रिएट करा है, ठीक है। तो हमें पूरा एक प्रॉपर स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। तो बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में दो चीजें होती है कि भाई पहली चीज क्या है, सर्वर को क्रिएट करना, दूसरी चीज क्या है, बैक डाटाबेस के स्कीमा को क्रिएट करना। जो भी तुम डाटाबेस को यूज कर रहे हो उसके 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 स्कीमा को क्रिएट करना, ठीक है। तो अब एज क्या होगा, एज होगा एक नंबर, एज होगा एक नंबर, मतलब ऐसे हम क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम एक डाटाबेस को एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, हाँ करेक्ट वर्ड होगा ब्लूप्रिंट। हम एक डाटाबेस को ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि भैया एज होगा वो होगा नंबर, नेम होगा वो होगी एक स्ट्रिंग, और डीओबी होगा, डीओबी होगी या तो वो स्ट्रिंग होगी या कोई नंबर होगी, ऐसा ही। और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे इज वेरीफाइड, कि भाई यूजर वेरीफाइड है कि नहीं है, तो या वो एक बुलियन वैल्यू होगी, बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स होगा, या तो वेरीफाई है या फॉल्स है, ठीक है, बुलियन वैल्यू का। तो ऐसे हम स्कीमा डिफाइन करते हैं, ऐसे हम स्कीमा डिफाइन करते हैं। ये बहुत नेसेसरी स्टेप है बैकएंड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस, हाँ टेबल्स को हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशनल डेटाबेसेस, बट फॉर नाउ एज यू मिट जस्ट लाइक कि भाई इन रिलेशनल डेटाबेसेस मैं बताऊंगा क्या है ये रिलेशनल डेटाबेसेस। डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, अभी समझ लो बट आगे समझेंगे इसको। इंडेक्सेस, structures that improve the speed of data retrieval operations, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द टर्म्स ऑफ डाटाबेस, जो कि तुम अपने कोर्स में पढ़ोगे। और मुझसे तो मतलब पूछा गया है, मुझसे तो अभी पूछा गया है, अभी मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए इतने सारे इसी मंथ में, तो उन्हें पूछा है कि व्हाट इज इंडेक्सिंग, और मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में सब में इंडेक्सिंग यूज़ करी हुई है। तो लाइक दे वर सेइंग माय गिटहब प्रोफाइल, दे वर सेइंग माय प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने पूछा कि यार तुम ये क्या यूज कर रहे हो इंडेक्सिंग, मेरे को ये समझा दो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स दैट इंप्रूव द स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, इसको हम बाद में समझेंगे, बट जस्ट फॉर नाउ इमेजिन दिस कि भाई ये एक ये एक आ, ये एक क्या है, इसे इमेजिन करो, ये तुम्हारा टेबल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेबल में डाटा स्टोर कैसे होता है, बट इमेजिन करो यहाँ पे एक नेम है, एज, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब एक यूजर आ रहा है, वो यहाँ पे उसका रो वन में उसका नेम सेव होगा, जैसे कि अक्षत, एज 22, ईमेल, ईमेल क्या होगी, ईमेल जो भी मेरा ईमेल है, और पासवर्ड अक्षत, ठीक है। तो ये एक डाटाबेस में स्टोर हो गया है, ठीक है। तो इंडेक्स मान लो, इंडेक्स एक एक्स्ट्रा फील्ड होता है जो कि हमारे हर हर डाटाबेस की स्टोरेज पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू या आईडी मान लो, कुछ भी वो कुछ भी हो सकती है, वो खुद ही क्रिएट होती है, ठीक है, वो खुद ही क्रिएट होती है कि भाई ए बी सी, मतलब कुछ भी हो सकती है, ABC 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सर्च मारूंगा इस पर्टिकुलर यूजर को, तो मैं कैसे सर्च मार सकता हूँ इस पर्टिकुलर, ऐसे बहुत सारे यूजर होंगे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स होंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या यूनिक है, इसमें यूनिक क्या है, ईमेल, ठीक है। अक्षत नाम हो सकता है किसी और का, ठीक है। एज भी किसी और की ना, एज भी हो सकती है किसी और की डुप्लीकेट, ठीक है। पासवर्ड भी हो सकता है, ऑफ कोर्स पासवर्ड हो सकता है, बट हमेशा यूनिक क्या रहेगा, हमेशा यूनिक रहेगा ईमेल, कि भाई जो भी पर्सन आएगा हमेशा ईमेल यूनिक रहेगा, ठीक है। तो क्या तो मैं सर्च मार सकता हूँ उसको एक यूनिक ईमेल से, या फिर मैं सर्च मार सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स, क्योंकि एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट होता है ऑफ दिस पर्टिकुलर एवरी फील्ड दैट इज स्टोर्ड इन अ टेबल, ठीक है। तो दो चीज से मैं सर्च मार सकता हूँ इस पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है। या तो मैं ईमेल से सर्च मार सकता हूँ, या फिर आई कैन सर्च इट विद द हेल्प ऑफ द यूनिक इंडेक्स। तो अभी बिकॉज ऑफ लाइक वी आर लर्निंग, सो ऐसा मतलब रिसर्च में पाया गया है कि वेन एवर देयर आर
मल्टीपल लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ रिट्रीवल रिक्वेस्ट, मतलब लाखों रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हैं रिट्रीवल की, तो वहां पे अगर हम सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ईमेल वो स्लो होता है, और अगर हम सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स तो वो फास्ट होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटाबेसिस के अंदर कि व्हाई डू वी यूज इंडेक्सिंग इन डाटाबेसिस। तो मैंने उसके बाद तुम्हें बता दिया है अभी इन द सिंपल फॉर्म, बट इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस मतलब यही है तो यही, और कोई इसमें एक्स्ट्रा बताने की चीज नहीं है, बस यही है कि इट हेल्प अस टू मैक्सिमाइज और स्पीड अप आर रिट्रीवल ऑपरेशंस, कि भाई जहां मेरे को रिट्रीव करने के लिए दिस पर्टिकुलर फील्ड हो सकता है कि मेरे को 5 सेकंड लगे बिकॉज ऑफ देयर आर लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट, वहीं हो सकता है कि मेरे को विद द इंडेक्स को यूज करके 0.1 सेकंड लगे, मतलब 0.1 मिली सेकंड लगे, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज लिखी है, स्ट्रक्चर्स दैट इंप्रूव द स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, ठीक है। Databases are essential tools for managing and utilizing data in a structured and efficient manner. ठीक है? They provide the foundation of modern application services, enabling business organization to leverage data for decision making, analysis and operational purposes. मतलब वही है कि भाई databases क्यों जरूरी हैं, कि भाई तुम्हारा डाटा स्टोर हो रहा है, अब now you can study this data. Study मतलब कि you can you can do analysis on this data. जो तुमने देखा होगा जो नए नए फील्ड्स हैं, जैसे डाटा साइंटिस्ट हैं, डाटा डाटा एनालिस्ट हैं, वो क्या हैं, वो यही तो है, उनका काम यही तो है, जो हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर है उनको एनालाइज करना और फिर उनसे रिजल्ट निकालना। तो वो किसके काम है, वो काम है डाटा साइंटिस्ट के, डाटा एनालिस्ट के, ठीक है, वो सब काम है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, द टाइप्स ऑफ डाटा बेसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने टाइप के डाटा बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद मतलब अब हमारे मतलब अभी बहुत सारे टाइप डाटा बेसिस हैं, मतलब बहुत सारे डाटा बेसिस हैं, तो ये तो कुछ ही यहाँ पर सिर्फ 5 लिखे हुए हैं, बट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा बेसिस, ठीक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाटा बेसिस में हो सकते हैं रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, OLAP समझाऊंगा मैं, की वैल्यू, कॉलम, ग्राफ, डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनका मतलब क्या है अब वो समझते हैं। रिलेशनल डाटाबेसेस यूज टेबल टू स्टोर डाटा एंड SQL फॉर क्वेरी। अभी सब इतना पढ़ो, यूज टेबल टू स्टोर डाटा, इसका मतलब क्या है। रिलेशनल डाटाबेसेस ये डाटाबेसेस वो डाटाबेसेस हैं जो कि हमारे डाटा को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्टोर करेंगे टेबल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, बस खत्म। इतना ही इसका डेफिनेशन है कि वी कैन स्टोर आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन रो एंड कॉलम्स। कैसे, अभी मैंने तुमको ऊपर बता ही दिया है कि कैसे कर सकते हैं, मतलब टेबल है, ठीक है, मैंने तुमको बता ही दिया है कोई एग्जांपल, बट कैसे कर सकते हैं कि इमेजिन मैंने एक टेबल क्रिएट करी है, ये एक टेबल है जिसमें नेम है, ईमेल है, और ये टेबल है यूजर्स की, मतलब इस टेबल का नाम है यूजर्स, ये इस टेबल का नाम है यूजर्स, ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है। बस ये 3 फील्ड है, ये 3 फील्ड है। अब जो भी डाटा, जो भी इंसान आएगा, मतलब जो भी साइन अप करेगा मेरे अंदर, मुझे इसको स्टोर करना है। तो इमेजिन करो कि जैसे कोडरिल, मतलब जो इस वेबसाइट का है यहाँ पे साइन अप है, वो बनाया मैंने मोंगोडीबी में है, बट इमेजिन फॉर दिस कि भाई मैं अभी डाटाबेस यूज कर रहा हूँ रिलेशनल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फुल नेम का फील्ड है, एक ईमेल का फील्ड है, एक पासवर्ड का फील्ड है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड तो मतलब वही सेम पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम फील्ड है, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 फील्ड है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है अपने बैकएंड के अंदर विद द दीज 3 फील्ड ओनली। तो मैंने बनाया है स्कीमा, मैंने बनाया एक स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्यों बनाया है, क्यों, क्योंकि मेरे को डाटाबेस को बताना है कि भैया ये डाटा आएगा और तुमको उनको इसी जगह स्टोर करना है, ठीक है। तो अब हम डालते हैं, पहला यूजर आया, पहले यूजर ने साइन अप करा, ठीक है, फर्स्ट यूजर। तो इसमें रोज होती हैं, रोज क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, मतलब बहुत से हो सकती हैं। पहली रो क्या है, नेम मेरा अक्षत,
दूसरा ईमेल क्या है, akshat@gmail.com। पासवर्ड क्या है, akshat12456। ठीक है, क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे डाटा स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ रो। तो रो क्या है, रो है हमारी ये, और कॉलम है हमारे ये। ठीक है, तो ये एक रो हुई है, ये एक रो स्टोर हुई है, और उसमें 3 कॉलम है, नेम का कॉलम है, ईमेल का कॉलम है, पासवर्ड कॉलम है। सेकंड यूजर आएगा, सेकंड का यूजर यहाँ पे होगा कि मोदित मुदित मुदित @gmail.com, उसका पासवर्ड दिव्यांशी, दिव्यांशी का ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रोज कॉलम, ये रोज की ऐसे रोज में सेव हो रहा है, और ये कॉलम हमारा नेम का कॉलम है, ईमेल का कॉलम है, और पासवर्ड का कॉलम है। बस यही सिंपल सी फॉर्म है, यही इसको कहते हैं रिलेशनल डाटाबेसेस। यूज टेबल टू स्टोर डाटा एंड एसक्यूएल फॉर क्वेरी। हम देखेंगे आगे एसक्यूएल का मतलब क्या है, बट यूज टेबल्स टू स्टोर डाटा, इसको हम बोलते हैं RDBMS। ठीक है, रिलेशनल RDBMS, रिलेशनल डाटाबेसेस। ठीक है, अब इसको सीखते हैं। अभी हम NoSQL बाद में पढ़ेंगे, बट अभी देखते हैं कि थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेसेस। ठीक है, पहली चीज क्या है, अब देखो ये टेबल बनी हुई है ना, ये कस्टमर टेबल बनी हुई है। कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, लास्ट नेम है, कंट्री है, एज है, फोन नंबर है। तो ये क्या है, कॉलम है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये सॉरी ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, ये सब कॉलम्स हैं। ठीक है, टेबल्स जिनको हम बोलते हैं रिलेशंस, जिनको हम बोलते हैं रिलेशंस। Data is organized in tables which consist of rows and columns. Each table represent a different entity such as customer, orders और products। तो मतलब ये अभी एक कस्टमर की टेबल है, बट यहाँ पे मल्टीपल टेबल भी हो सकती है। जैसे मेरे यहाँ पे कौन सी मल्टीपल टेबल्स हैं, मेरी एक टेबल तो यूजर्स की है कि भाई जो भी यूजर्स आएगा वो आएगा। और टेबल क्या है मेरे पास, और मेरे पास टेबल क्या है, जैसे मैं दिखाऊं तो ठीक है, मतलब और टेबल्स क्या है मेरे पास, एक तो हो गई यूजर्स की, एक तो हो गई यूजर्स की कि भाई आ, ये सारे कॉलम्स हो गए, और ये रोज हो गई, और ये कॉलम्स हो गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये है कि दे कैन बी मल्टीपल टेबल्स, कि कस्टमर की टेबल्स हो गई, फिर हमें कोई और डाटा चाहिए इस पर्टिकुलर कस्टमर का कि भाई इस पर्टिकुलर कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस करा है, तो उस ऑर्डर की जो उस ऑर्डर की डिटेल्स है सारी, वो भी तो कहीं स्टोर होनी चाहिए ना डाटाबेस के अंदर। तो उसकी अलग डिटेल होगी, तो उसकी अलग डिटेल हो, मतलब उसकी अलग टेबल होगी। तो मतलब देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सेकंड चीज क्या है, प्राइमरी की, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे अब खुल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेबल तो तुम्हारे उसकी है, जैसे माय प्रोफाइल पे जाऊँ मैं, तो एक टेबल तो मेरी इसकी है जिसमें मेरा सारा डाटाबेस, सारा डाटा स्टोर है। ठीक है, कि जिसमें मेरी एज का, जेंडर का, फोन नंबर का। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, मेरी सेकंड टेबल क्या है, मेरी सेकंड टेबल है सारी वीक्स की, कि भाई जहाँ पे मेरे सारे वीक्स स्टोर हैं, और उन वीक्स के अंदर लेक्चर की स्लाइड स्टोर है, वीडियो स्टोर है, असाइनमेंट स्टोर है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और क्या टेबल है मेरे पास, और मेरे पास टेबल है बिलिंग की। तो यहाँ पे मेरे पास सारा बिलिंग का डाटा स्टोर है कि ठीक है, उसमें उसमें नाम स्टोर है बिलिंग का, और क्या स्टेटस क्या है कि पेड है कि नहीं है। ठीक है, वो सब स्टोर है, और अमाउंट के। तो सेम चीज़, मतलब ठीक है वही चीज़, तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइमरी कीज क्या होती है वो समझते हैं हम। आ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। रिकॉर्ड मतलब ये, जैसे रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 में रोज। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट ईच रो कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, मैंने बता दिया क्या मतलब है उसका। जैसे मुझे अगर कोई पर्टिकुलर डाटा रिट्रीव करना है, कि भाई मेरे को सिर्फ डाटा चाहिए शुभम का, कि भाई शुभम कौन सी कंट्री से है, मेरे को वो पता लगाना है, या कौन सा उसका कितनी एज है, या उसका फोन नंबर क्या है, मेरे को वो पता लगाना है। तो मैं कैसे करूंगा रिट्रीवल ऑपरेशन, मैं इस पे जाऊंगा, मैं इसको कैसे सर्च मारूंगा, क्या मैं इसको सर्च मारूंगा उसके नेम से, नहीं मैं नहीं मारूंगा सर्च उसके नेम से। क्यों नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई नेम शुभम किसी और का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं सर्च मारूंगा उसके लास्ट नेम से, नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई उसका लास्ट नेम भी कहीं और, मतलब लोगों का उसका लास्ट नेम भी हो सकता है डुप्लीकेट। बट क्या यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे यूनिक है कस्टमर आईडी, जो कि यहाँ पे यूनिक है। ठीक है, यहाँ पे एक फील्ड और हो सकता है जिसकी हो सकता है ईमेल, वो भी यूनिक है, बट कस्टमर आईडी यूनिक है। ठीक है, तो उसको मैं सर्च कैसे मारूंगा, विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर आईडी, जिससे ये डाटाबेस मेरे को
उस पर्टिकुलर सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन शुभम की चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी 1 है, उसकी उसकी कंट्री क्या है, तो मेरे को आ जाएगा उसकी कंट्री इंडिया है, उसकी एज इतनी है, उसका फोन नंबर ही है। तो प्राइमरी की क्या है यहाँ पे प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की है कस्टमर आईडी। आ गया समझ में? आ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। इस रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी क्या है, की क्या है, उसकी कस्टमर आईडी है प्राइमरी की। ठीक है। फॉरेन कीज अभी मैं समझा देता हूँ, बट इट इज नॉट बहुत जरूरी है, लेकिन इसको बाद में समझेंगे। मतलब जब हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। बट कॉलम्स दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स दैट दे रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन रिकॉर्डेड एडेड रिकॉर्ड। इसका सिंपल मतलब क्या है कि इमेजिन करो इस कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस करा है, तो उसके ऑर्डर की अलग से टेबल है जिसमें ऑर्डर का नेम है, ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन है, ऑर्डर का क्या प्राइस है। तो अब इस पर्टिकुलर कस्टमर ने वो पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करा है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, ये दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, वो कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन कीज। ठीक है। कैसे कनेक्टेड होंगे मैं समझाता हूँ। तो इमेजिन करो कि ये कस्टमर टेबल है, ये कस्टमर टेबल है, इसमें कस्टमर है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी है, नेम है, तो बस इसका फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। तो मेरा नेम है अक्षत, मेरा कस्टमर आईडी है 1 और फ़ोन नंबर जो भी है। ठीक है। अब एक और मैंने ऑर्डर प्लेस करा है जो कि अब ऑर्डर्स की टेबल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। उसमें क्या है, एक ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, और क्या है, और क्या है, और ऑर्डर का नेम है, मतलब ऑर्डर का नेम है, नेम हो सकता है, ऑर्डर प्राइस हो सकता है, ऑर्डर प्राइस हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इमेजिन करो अब यहाँ पे यूनिक क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कौन सी है, इस वाली टेबल में प्राइमरी की है कस्टमर आईडी। ठीक है। और इस वाली टेबल में प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। ठीक है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि भाई जो मैंने ऑर्डर प्लेस करा है वो वही ऑर्डर प्लेस करा है जो मतलब मैंने सच में ही करा है। ठीक है। तो यहाँ पे तो मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ पे तो 1 आईफोन, आईफोन और क्या था प्राइस था तो 70,000। ठीक है। सेकंड चीज हो सकती है कि भाई PS5 हो सकता है, PS5 55,000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, माइक्रोवेव, और उसका हो सकता है प्राइस 40,000। तो यहाँ पे तो मल्टीपल मल्टीपल ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि भाई अक्षत ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करा है, आईफोन वाला करा है, PS5 वाला करा है, माइक्रोवेव वाला करा है, वो कैसे पता लगाएंगे, बिकॉज वी हैव यूनिक वी हैव प्राइमरी की ऑफ दिस पर्टिकुलर विच इज द ऑर्डर आईडी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। इमेजिन करो कि मेरे को PS5 लेना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा इन दोनों फील्ड को। ठीक है। कि अक्षत जिसकी कस्टमर आईडी है 1 वो कनेक्टेड है ऑर्डर की टेबल में जिसकी आईडी है ऑर्डर आईडी 2, ऑर्डर आईडी 2। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैं कनेक्ट हो गया हूं कस्टमर वाली टेबल, कस्टमर टेबल मतलब मैंने डाटा को कनेक्ट कर दिया है कस्टमर वाली टेबल में और ऑर्डर वाली टेबल में। ठीक है। कि कस्टमर आईडी 1 का जो भी यूजर है उसने कौन सा ऑर्डर प्लेस करा है, ऑर्डर 2 प्लेस करा है ऑर्डर्स की टेबल में, ऑर्डर्स की टेबल में। ठीक है। तो अब मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करा है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर जो ऑर्डर 2 है, जो ऑर्डर आईडी 2 है, वो बिहेव करती है एज अ फॉरेन की, एज अ फॉरेन की, फॉरेन की। ठीक है। वो बिहेव करती है एज अ फॉरेन की। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट कर रही है दो टेबल्स को। कौन सी की कनेक्ट कर रही है दो टेबल्स को, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फॉरेन की। तो फॉरेन की कॉलम्स क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, मतलब वो रिलेशनशिप मतलब कि भाई वही कनेक्शन। दे रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। रेफरेंस यहाँ पे लिखा है साफ साफ, रेफरेंस मतलब वही है कि भाई रेफरेंस मतलब यही तो हुआ कि भाई रेफरेंस मतलब कि कस्टमर आईडी 1 रेफरेंस कर रहा है ऑर्डर आईडी 2 को, या फिर ऑर्डर आईडी 2 रेफरेंस कर रहा है कस्टमर आईडी 2 को। तो दे आर हेल्प रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ another table establishing a link between the related records। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज, जो तुमको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे इंटरव्यूज के अंदर। सेकेंड चीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डाटा इन अ रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है। अब मैं तुमको बता रहा था
मैं तुमको बता रहा था कि भाई जो हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे ना, उससे हम बात करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द क्वायरीज, थ्रू द हेल्प ऑफ द क्वायरीज। ठीक है, कि भाई सेव की क्वायरी लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे डिलीट की क्वायरी लिखेंगे हम लिखेंगे अपडेट की क्वायरी कि भाई दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करो। वो सब कैसे होगा? वो होगा विद द हेल्प ऑफ द क्वायरीज। तो ये क्वायरीज कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे हम? तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं फॉर रिलेशनल डाटाबेसेस। फॉर रिलेशनल डाटाबेसेस कौन से डाटाबेसेस? जहां पर डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब टेबल्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेसेस। फॉर रिलेशनल डाटाबेसेस we write queries in SQL, in SQL, something known as the structured query language। ये एक लैंग्वेज है, ये एक सिंटेक्स प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा हम अपने डाटाबेस में सेव कर सकते हैं डाटा, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं तुमसे शुरुआत में कह रहा था कि हम क्वारीज लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इन द एसक्यूएल, इन द एसक्यूएल। कौन से डाटाबेसेस के लिए? कौन से डाटाबेसेस के लिए? रिलेशनल डाटाबेसेस के लिए वी राइट एसक्यूएल क्वायरीज ओनली फॉर द रिलेशनल डाटाबेसेस। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? हम यूज करेंगे SQL, structured query language, the standard language used to query, insert, update, delete data in the relational databases, as simple as that। Acid properties, ठीक है, another very very important concept जो इंटरव्यूज में डेफिनेटली ही पूछा जाएगा, मतलब 101% है, तुम्हारे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में तो पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन आएगा पूरा 10 मार्क्स का कि मतलब जैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स होते होंगे, बट मेरे में तो 10 मार्क्स क्वेश्चन आते थे, तो उसमें पूरा क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्सप्लेन दी एसिड प्रॉपर्टीज। तो मैं भी सुना देता हूँ शॉर्ट में क्या है। एंश्योर्स रिलायबल ट्रांजेक्शन्स विद एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टीज का फुल फॉर्म ये है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिड प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका डाटाबेसिस का। तो क्या होती हैं एसिड प्रॉपर्टीज? होती हैं एसिड प्रॉपर्टीज बेसिकली दे आर यूजफुल फॉर ट्रांजेक्शन में यूज होती हैं। जैसे ट्रांजेक्शन मतलब कि वही ट्रांजेक्शन की मतलब 100 रुपये अगर मेरे अकाउंट से कटे हैं तो फिर कहाँ पे गए हैं वो, जिसको मैं भेज रहा हूँ, क्या उसके पास 100 रुपये गए हैं कि नहीं गए हैं, तो वो क्या होते हैं? वो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो भाई इवेंचुअली वी आर यूजिंग द डाटाबेस ओनली। ठीक है, जहाँ से मेरा वो पैसा कट रहा है और फिर जहाँ पे जा रहा है तो उसके डाटाबेस में स्टोर हो रहा है वो पैसा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्या हो रहा है? ऑनलाइन यही तो हो रहा है कि भाई जितने भी जीपे हैं, जितने भी पेटीएम हैं, या जितने भी ऐप्स हैं, ये वर्क कर रहे हैं एज अ ब्रोकर, ये वर्क कर रहे हैं एज अ ब्रोकर, बट दे आर कनेक्टेड टू योर बैंक्स। इमेजिन करो कि ये फ्रेंड ये 1 है, ये फ्रेंड 2 है, तो वो ऐप वो यूज कर रहा है जीपे, वो यूज कर रहा है पेटीएम, बट जीपे क्या है? जीपे तो सिर्फ एक, गूगल पे या पेटीएम क्या है? वो तो सिर्फ एक ब्रोकर के टाइप काम कर रहे हैं कि भैया वी आर हेल्पिंग यू टू डू दी डिजिटल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यही तुम जीपे ना होता तो यही तुम करते विद द हेल्प, यही करते बैंक के अंदर, कि तुम बैंक के अंदर जाते, बैंक में एक वो भरते, स्लिप भरते कि भैया मेरे को इस बंदे को ट्रांसफर करना है 100 रुपये। ठीक है, तो वो जाते पैसे, बट बस वो क्या हो गया, ये सब चीज़ें हो गई हैं डिजिटल, कि विद द हेल्प ऑफ जस्ट 1 क्लिक यू कैन ट्रांसफर योर मनी। बट बिहाइंड द सीन्स का मतलब योर जीपे अकाउंट इज लिंक्ड टू अ बैंक अकाउंट, ठीक है, टू अ बैंक अकाउंट जहां तुम्हारा पैसा सेव है, जहां तुम्हारा मनी सेव है, ठीक है। वो कहाँ सेव है? वो तुम्हारा सेव है डाटा बेस के अंदर। अब ऐसा मत समझना कि जो तुम्हारे 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, जो नोट हैं, फिजिकल नोट्स हैं, वो सेव है डाटा बेस के अंदर, नहीं, वो अमाउंट सेव है, वो तुम्हारा अमाउंट सेव है। ठीक है, बस, ठीक है, इसको ऐसा मत समझना कि डाटा बेसिस के अंदर तुम्हारा 100 रुपये से, मतलब जो 100 रुपये का नोट है या फिर कॉइन्स है वो डाटा सेव है, नहीं, अमाउंट सेव है। जैसे तुम निकालते हो तो वो अमाउंट तुम्हारा कट होता है, बैंक अकाउंट कहता है कि अच्छा हमारे डाटा बेसिस से इसने इतना अमाउंट निकाला है, इसको ट्रांसफर करा है, तो हम जहाँ पर तुम्हारा पैसा सेव है लॉकर के अंदर जो भी, ठीक है,
हम वहाँ से उतना पैसा उसको भेज देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। बट जो भी तुम्हारे सारे अमाउंट्स हैं, जो भी तुम्हें अपना पेटीएम तुम खोलते हो उसको दिखता है कि करंट बैलेंस क्या आ रहा है, तुम्हारा करंट बैलेंस आ रहा है 2000 या 30,000, वो सब एक एक नंबर ही तो है, एक नंबर ही तो है। वो कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना, वो कहाँ सेव होगा, वो सेव होगा डाटाबेस के अंदर। वो कहाँ सेव होगा, वो सेव होगा डाटाबेस के अंदर, जो कि डाटाबेस कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा रियल टाइम डाटाबेस होता है। रियल टाइम मतलब कि भाई जिसमें हर मिनट बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा होता है। तो ये क्या, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। कि भाई ट्रांजेक्शन मतलब कि तुमने 100 रुपये इसको भेजे हैं। तो यहाँ पे काम आती हैं एसिड प्रॉपर्टीज, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या काम आती है, यहाँ पे काम आती है एसिड प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हर एक ट्रांजैक्शन को ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी चाहिए। कि जो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरे और फ्रेंड के बीच, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ये सारी ये प्रॉपर्टीज, मतलब ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। हर एक की अपनी अलग डेफिनेशन है, बट इनको हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। बट हर एक की अपनी अलग डेफिनेशन है। ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको ये सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर मेरे 100 रुपये कट रहे हैं और उसके पास तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो मतलब इनमें से कोई प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, इनमें से कोई प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब वो एक इनवैलिड या फिर एक ट्रांजैक्शन फेलियर है, ठीक है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके लिए हमें क्या जरूरी है। तो अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम तुमने देखी होगी कि यार तुम 100 रुपये भेजते हो और तुम्हारा आ जाता है पेंडिंग, तुम्हारा आ जाता है पेंडिंग, कि भाई तुम्हारा पेंडिंग आ गया है और तुम्हारे बैंक अकाउंट से मैसेज आ गया कि पैसा कट गया है, पैसा कट गया है, लेकिन उसके यहाँ तक नहीं पहुंचा है, जिसको तुम भेज रहे हो उसके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचा है, तो पेंडिंग आ जाता है, पेंडिंग आ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम या तो वो पैसा वापस आ जाता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, या फिर उसके पास चला जाता है, उसके पास चला जाता है। वो पैसा गायब नहीं होता है, वो पैसा गायब नहीं होता है। तो वो क्या मेन चीज क्या हो रही है यहाँ पे, मेन चीज यहाँ पे यही हो रही है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एसिड प्रॉपर्टीज जिनको ये ट्रांजेक्शन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जिसमें ये है ना कंसिस्टेंसी, जो सॉरी क्या है, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, शायद ड्यूरेबिलिटी। हाँ, जो डी स्टैंड करता है वो ये स्टैंड करता है कि भाई अगर अगर जो तुम पैसा भेज रहे हो अगर वो नहीं पहुंचा है, तो या तो तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहिए पैसा, या फिर उसको पहुंच जाना चाहिए। तो जो डी है ना ड्यूरेबिलिटी, वो यही कहता है, वो यही कहता है, ठीक है। तो ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर कोई कोड नहीं है, ये बस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि भाई एसिड प्रॉपर्टीज करके एक चीज होती है जिसको हर ट्रांजेक्शन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा डी में बता दिया है, इतना तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए इसको, यूट्यूब पे जाके आप तुम पढ़ोगे अपने कोर्स के अंदर। बट एक शॉर्ट फॉर्म इसकी यही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्मलाइजेशन, अ प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज डाटा इट टू रिड्यूस redundancy, another very very important concept for the databases, ठीक है। तो वो क्या है, वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन सुनो, जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब तुम बहुत डीप में पढ़ोगे इन द सब्जेक्ट ऑफ DBMS, ठीक है। बट समझा दे रहा हूँ कि देखो, जब हम डाटा सेव करते हैं ना, तो वो डाटा प्रॉपरली प्रॉपरली सही नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसे रूल्स हैं कि 1NF, बस नाम, उन रूल्स का नाम बता रहा हूँ तुम्हें, नाम बता रहा हूँ उन रूल्स का नाम क्या होता है, 2NF, 3NF और BCNF, ठीक है। ये रूल्स हैं जो कि तुम पढ़ोगे, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और ज़रूर आता है कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन इट रूल्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मतलब ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में कैसे काम होती हैं और ये सच में इफेक्ट करती हैं हमारे डाटाबेसिस को, ठीक है। तो बस ये क्या सिंपल रूल्स है, ये रूल्स है जो कि तुम डीप में पढ़ोगे। बट ये सारे रूल्स हैं जो कि क्या कहते हैं कि भाई जो भी हमारा डाटा है ना उसको लेस रिडंडेंट मतलब मतलब कि उस पर लेस डुप्लीकेसी, उसमें कम से कम खामियां,
अच्छे से अच्छा डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज डाटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड टू इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी। कि जो भी डाटा आ रहा है उसकी एक इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कि भाई डाटा जो आ रहा है वो ही है, वो ट्रू है, उसको सेव करना अपने डाटाबेस के अंदर, वो हमें हेल्प करता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारे रूल्स हैं उसके, 1NF 2NF 3NF BCNF, ये तुम पढ़ोगे जब तुम DBA में सब्जेक्ट पढ़ोगे अपने 5th या 6th सेम में। ठीक है, तो बहुत सारा बता दे, कोई डाउट है अभी तक इसके अंदर तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक ही सिर्फ इतना सा सारे करेक्टरिस्टिक बताने में काफ़ी टाइम लग गया, बट ये सारे करेक्टरिस्टिक कितने इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और तुम बैक एंड पढ़ रहे हो उसके लिए भी। ठीक है, तो 5 मिनट है। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं नो एसक्यूएल डाटाबेसेस के ऊपर। अभी तक, अब देखो, जो रिलेशनल डाटा जो होते हैं ना, रिलेशनल डाटाबेसेस, इनको हम बोलते हैं एसक्यूएल डाटाबेसेस भी। इनको हम बोलते हैं एसक्यूएल डाटाबेसेस, मतलब इनका एक नाम तो है रिलेशनल डाटाबेसेस, और इनका एक और नाम है एसक्यूएल डाटाबेसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें एसक्यूएल यूज होती है और एसक्यूएल का यूज करके हम उसमें क्वेरीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटाबेसेस इज दी नो एसक्यूएल डाटाबेसेस। नो एसक्यूएल डाटाबेसेस, इसको जल्दी से समझते हैं, बट क्योंकि डाटाबेसेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, मतलब समझा दिए हैं, तो नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल मतलब कि भाई ये नॉन रिलेशनल नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस हैं। मतलब नाउ वी डू नॉट हैव टू स्टोर आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेसेस में वी हैव टू स्टोर आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। बट इन नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस या फिर इन नो एसक्यूएल डाटाबेसेस वी डू नॉट हैव टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो हम कैसे स्टोर करेंगे? अब नो एसक्यूएल के भी बहुत टाइप्स होते हैं। इसमें एक टाइप होता है की वैल्यू पेयर, इसमें एक टाइप होता है ग्राफ, इसमें एक टाइप होता है शायद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें एक और टाइप होता है OLAP। ठीक है, तो ना ही हम ग्राफ पढ़ेंगे, ना ही हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, ना हम OLAP पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ की वैल्यू पेयर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दो यूज होते हैं, बट ग्राफ्स, डॉक्यूमेंट, इन सबके अपने अलग अलग बहुत ज़्यादा यूसेज हैं, जो कि कंपनीज ने खुद बना रखे हैं, डाटाबेस कंपनी ने खुद क्रिएट करें अपनी अपनी ज़रूरतमंद के लिए। ठीक है, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? हम समझते हैं की वैल्यू डाटाबेस। तो क्या है की वैल्यू? क्या है? सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल भी कुछ भी, बहुत सिंपल से एक ही लाइन में, मतलब कि जो तुम डाटा स्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, या मतलब इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अब तुम वही सेम डाटा स्टोर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। एज सिंपल एज दैट। बस जो डाटा तुम सेव कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, अब तुम स्टोर कर रहे हो डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट टेबल्स। तो यहाँ पे डाटा कैसे सेव हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ डाटा कैसे सेव हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये बात तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास वही सेम इंफॉर्मेशन है यूजर्स का डाटा, मतलब यूजर्स का नेम और ईमेल है और उसका पासवर्ड है। ठीक है, उसको हम कैसे सेव करेंगे की वैल्यू के अंदर? ठीक है, अब एक एक यूजर आया है, उसका नेम क्या है? नेम अक्षत अक्षत। ठीक है, फिर क्या है? ईमेल अक्षत@gmail.com। ठीक है, जो भी मतलब पासवर्ड जो भी अक्षर पासवर्ड। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो? ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसी तो होता है ऑब्जेक्ट, हम बनाते हैं की वैल्यू पेयर, ये की होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। की मतलब जो भी उसका नाम है की, और उसकी जो भी उसकी वैल्यू है उसकी की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे की तो है, की नेम है और वैल्यू अक्षत है उसकी। ये ईमेल है और उसकी वैल्यू जो भी मेरा ईमेल है, पासवर्ड है उसका, मेरा पासवर्ड अक्षत है। तो ये क्या, ये सेव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। पहले कैसा हो रहा था? पहले सेव हो रहा था यही डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल की नेम
ईमेल और पासवर्ड में सेव हो रहा था, बट यहाँ कैसे सेव हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो NoSQL databases are the category of databases system designed to store, retrieve and manage in the non-relational manager। काम वही है सबका, काम वही है, बट इन द नॉन रिलेशनल मैनेजर। की वैल्यू पेयर में हो सकता है, ग्राफ में हो सकता है, डॉक्यूमेंट में हो सकता है, कॉलम फैमिली में हो सकता है, और there are different types of method to store NoSQL data. There are different types of NoSQL databases, but the most common databases is the key value pair। अब MongoDB जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स का नाम है MERN-STACK। याद हो तो मैं दिखा देता हूँ। याद है ना? एक्सप्लोर MERN फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो MERN क्या है? ये MERN क्या है? एक ऐसा स्टैक तो MERN-STACK क्या है? MERN एक ऐसा स्टैक जिसको यूज करके हम फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप कर सकें, तो MERN-STACK में क्या आता है? मतलब बस एक नाम कर दिया है छोटा सा, ठीक है? ये एक स्टैक है। M फॉर MongoDB, E फॉर Express.js, R फॉर React, N फॉर Node.js। ठीक है? तो हमने एक्सप्रेस पढ़ लिया है, हमने नोड पढ़ लिया है, हमने रिएक्ट पढ़ लिया है, तो हमने फ्रंट एंड पढ़ लिया है, जो कि रिएक्ट में, हमने बैक एंड पढ़ लिया है जो कि एक्सप्रेस और नोड जेएस है। अब हमें डाटाबेस पढ़ना है जो कि MongoDB है। मतलब इस MERN के अंदर हमने ई पढ़ लिया है, आर पढ़ लिया है, एन पढ़ लिया है, और हमें सिर्फ एम और पढ़ना है। उसके बाद वी विल बी एबल टू क्रिएट फुल स्टैक एप्लीकेशंस। ठीक है? तो हमें पढ़ना है MERN, M फॉर MongoDB, तो MongoDB इज अ NoSQL डाटाबेस जो कि तुम्हारा डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम्हें अब बहुत समझ में आ जाएगा। अब तुम नाउ यू कैन रिलेट कि डाटाबेस जो कि मैंने तुमको दिखाया था, ठीक है? इमेजिन करो। तो अब देखो तुम यहाँ पे क्या है? ये टेबल नहीं है ना, ये टेबल तो है नहीं। तो यहाँ पे डाटा कैसे सेव हो रहा है? यहाँ पर डाटा सेव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ये की है, उसकी वैल्यू है, ये की है, उसकी वैल्यू है। इतनी सारी कीज हैं। ईमेल है, पासवर्ड है, सब्सक्राइब, एडमिन है, फोन नंबर, प्रोफाइल पिक, जेंडर, ठीक है, एज, ये सारी क्या है? ये सारी कीज हैं और ये सारी उसकी वैल्यूज हैं। अब तुम यहाँ पे देखोगे टाइप अ क्वायरी और यहाँ पे खाली ब्रैकेट आ रहा है। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे मतलब जैसे तुम अब यहाँ देखोगे, विक्स को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है फील्ड और वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये की वैल्यू ऑब्जेक्ट में सेव हो रहा है। तो अब एक की है यहाँ पे वीक नेम और उसका वैल्यू है वीक1। ठीक है? दूसरी की क्या है? अब मैं तुमको बताया ना कि ऑब्जेक्ट्स में हम एरे भी सेव कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा नेम है, हो सकता है यहाँ पे एक एरे हो, तो यहाँ पे एरे हम लिख सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं? एरे हम कुछ भी सोचो कि एज की कोई एरे है, तो यहाँ पे एक एरे भी हो सकती है। ठीक है? यहाँ पे एक फंक्शन भी हो सकता है वैल्यू में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बूलियन नंबर वंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? ये क्या है? यहाँ पे असाइनमेंट से, और असाइनमेंट एक एरे है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर से एक एरे है जिसके अंदर टू की वैल्यू पेयर है, अगेन 0 और 1, अगेन की वैल्यू पेयर है। ठीक है? कंप्लीशन स्टेटस मतलब किन किन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये वाला वीक, तो उसकी एक एरे है जिसमें एरे में 4 वैल्यू है। तो वो कौन सी फॉर्म में? वो भी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिखा है ना पे ऑब्जेक्ट, वो भी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ठीक है? एज सिंपल। तो ये डाटा कैसे सेव हो रहा है? डाटा सेव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है? क्योंकि मैं डाटाबेस कौन सा यूज कर रहा हूँ? मैं डाटाबेस यूज कर रहा हूँ MongoDB। ठीक है? तो आई थिंक ये एनफ है आज के लिए। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे बिटवीन द एसक्यूएल एंड NoSQL, और फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे अबाउट MongoDB, कैसे हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे हम डाटाबेस को सेव करेंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है? तो थिंक दिस इज, हाँ, यहाँ पे लिखा है NoSQL databases designed for unstructured और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑफरिंग फ्लेक्सिबल स्कीमास। इसका हम बाद में सीखेंगे इसका मतलब क्या है, कि अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब, या फिर फ्लेक्सिबल स्कीमास का मतलब क्या है,
बट एग्जाम्पल में तो देखो यहाँ पे लिखा है मोंगोडीबी या कैसेंड्रा, ठीक है। कैसेंड्रा एक बहुत ही फेमस डाटाबेस है और मोंगोडीबी तो मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना लेट्स एंड दिस क्लास और फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं, ओके।